हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता सर क्लासेस। गुप्ता सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब शुरुआत करते हैं प्रकाश के परावर्तन का अगला भाग। अब इस वाले वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का बटन भी आप दबा दीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार जगह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह, ये मान लो पॉलिशदार सतह है, और इस सतह से टकरा करके कोई अब प्रकाश किरण जो होती है वो टकरा करके, ठीक है, और फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश किरण इधर से ये आ रही है और प्रकाश से जो किरण आती है इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो किरण टकरा कर वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब जब प्रकाश किरण इस पॉलिशदार सतह पे टकराती है तो क्या होता है ना, किसी बिंदु पे गिरती है और ये बिंदु ही इंपॉर्टेंट होता है। सारा जितने भी हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे इस बिंदु के आधार पर ही करते हैं। तो ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके। सो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के तल पे, ये जो माध्यम पॉलिशदार या फिर चिकना होना चाहिए, इस माध्यम के तल से टकरा करके और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आने वाली किरणों को आपतित किरण, जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे ये गिरती है इसको आपतन बिंदु। अच्छा, अब क्या होता है कि जिस बिंदु पे गिरती है इस पे एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर खींचा गया इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा ये क्या कहलाती है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें अब बातें आती हैं कि यहां पे इसके बीच में कोण बन रहा नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अभिलंब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है। देखना, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपतन कोण। बोलते हैं इसको आपतन। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? आपतन कोण। और ये रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है कोण, क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। अच्छा, अब देखना, इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से, यानी कि स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं किससे? स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ओके। अब हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। कितने नियम होते हैं भाई? दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है। आपतन कोण
और परावर्तन कोण हर एक स्थिति में बराबर होता है। ठीक है। और एक नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लो ये एक तल है, मान लिया एक तल है और इस तल पे इधर से प्रकाश किरण आ रही है, ऐसे गिर रही है, प्रकाश किरण ऐसे गिर रही है और फिर से इसी माध्यम से वापस चली जा रही है। तो ये एक तल हुआ, इस तल के ऊपर ही सब हुए। इस तल के, ये मेरा हमारा हाथ मान लो एक तल है, तो इस तल के ऊपर ही तो सब हो रहे हैं ना। तो आपतित किरण भी इधर ही से आई, परावर्तित किरण भी इधर ही गई और अविलंब भी इसी पे खींचा गया है ना। तो क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। एंड सेकेंड, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हर एक स्थिति में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपतन कोण और तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा क्या होता है, बराबर होता। आइए अब जानते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं। पहला होता है कि इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, या फिर नॉर्मल यानी कि अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और एंगल आई और एंगल आर यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मान लो कि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। यानी कि इससे पता चला आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपतन कोण और आपतन कोण जो है यानी कि जो रे ऑफ लाइट गिर रही है यानी कि जो आपतित किरण आ रही है वो अविलंब से होकर आ रही है, यानी कि इधर से ही होकर आ रही है। तो अगर अविलंब से होकर आएगी तो आई बराबर क्या होगा, 0 होगा। आई बराबर क्या होगा, यानी कि आपतन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आर बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कह सकते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द प्लेन मिरर, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द प्लेन मिरर, देन आई एंड आर वैल्यू यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है और 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में। जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है यानी कि उसका इमेज बनता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी गई है, अगर उसका जैसे मान लो मैंने ऐसा ये दाया वाला हाथ उठाया तो क्या होता है, दर्पण में कौन सा हाथ दिखाई देता है, आपको ऐसा दिखता है कि बाया वाला दिखाई दे रहा है।
ठीक है ना। अगर आप बायां वाला हाथ उठाते हो तो क्या कैसा दिखाई देता है, दायां वाला दिखाई देता है। इसका मतलब कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है यानी कि इमेज होता है वो लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने मैंने ए बनाया है, तो ए का जो इमेज बनेगा वो ए ही बनेगा। ए का इमेज कैसा बनेगा, ए ही बनेगा भाई। ए क्योंकि ए दोनों साइड में सेम होता है, लेफ्ट राइट दोनों सेम है तो इसका सेम बनता है। लेकिन अगर वही हमने क्या कर दिया, बी रख दिया, क्या बना दिया, बी, तो देखना इसका ये है इसका राइट और ये इसका लेफ्ट, तो इमेज कैसा बनेगा, इसका हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। देखो तो भाई ये लेफ्ट वाला जो था ये इस वाला इधर वाला लेफ्ट वाला था ना, और इधर वाला क्या था, राइट वाला था। अब देखो लेफ्ट वाला कहां चला गया, उस साइड में, यानी कि ये राइट में चला गया, और राइट वाला किधर आ गया, लेफ्ट साइड में, यानी कि ये इधर आ गया, लेफ्ट में आ गया। वैसे ही मान लो अगर सी का इमेज बनाते हैं, सी का बनाते हैं, तो सी का बनाएंगे तो कुछ ऐसा मान लो सी हम बनाते हैं, सी ऐसा बनाया जाता है। तो सी जब ऐसा बनाया जाता है, ये सी है ना, तो सी ऐसा बनाते हैं तो इसका इमेज कैसा बनता है, ऐसा बन जाता है। तो ये है ना ऐसा। देखो भाई जो भी इमेज बनता है वो कैसा बन जाता है, समतल दर्पण के सामने लेटरली इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड। इसी वजह से देखना क्या होता है ना कि जो आपका वो होता है ना एम्बुलेंस वगैरह होता है, तो उसमें भी कुछ कुछ चलिए अब बात करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा इमेज का बनना। इमेज कैसे बनता है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो आइए हम लोग अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए बी है, ए बी मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे, ए बी से जब प्रकाश किरण निकलेगी तो वो दर्पण के सामने निकलेगी, दर्पण पे आगे गिरेगी। अब दर्पण पे गिरने के बाद से क्या होगा, उसका होगा परावर्तन। क्या होगा, उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तित किरण ये हो गई, कौन सी किरण, ये ओ पे गिरी थी तो ए क्या हो गई, आपतित किरण, और टकरा कर और ये ओ डैश निकल गई। लेकिन जब इसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु ए पर मिलती हुई प्रतीत होगी। उसी प्रकार 20 से किरण जो निकलेगी, मान लो बीएम से ऐसे वापस टकरा कर जाएगी तो क्या होगा, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे, तो देखेंगे इसमें ए बी का जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है, कैसा, ए डैश बी डैश पे। तो कैसा इमेज बनता है, तो इमेज बनता है समान आकार का। कैसा बनता है, समान आकार का, सेम साइज का, सेम साइज का बनता है, समान आकार का बनता है, सेम आकार का बनता है। और कैसा बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड। कैसा बनेगा भाई, लेटरली लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ठीक है, ये होता है किसका बनना, इमेज का बनना किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा कुछ और फैक्ट्स है, अगर मान लो कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु बैठा, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, अगर उस बाहर से कोई आदमी भी स्पीड से जा रहा है रोड पे या कहीं पे भी, तो जो समतल दर्पण में जो व्यक्ति देख रहा होगा ना, वो उसका 2b स्पीड से उसको पता चलेगा। कौन से स्पीड से पता चलेगा, 2b स्पीड से। मान लो समतल दर्पण, जैसे नाई की दुकान में अगर आप बैठते हो ना, नाई के दुकान में अगर आप बैठते हो तो कई बार आपने आपने आभास किया होगा कि जब हम नाई की दुकान में बैठते हैं तो होता क्या है कि हम जब भी हमारे आसपास से बगल से कोई साइकिल वाला या बाइक वाला गुजर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज स्पीड से गया है। लेकिन होता क्या है कि समतल दर्पण में वो वस्तु को जब आप देखेंगे ना उसके स्पीड को, तो स्पीड उसका 2 गुना पता चलता है। कैसा पता चलता है, 2 गुना पता चलता है। इसलिए समतल दर्पण में जब मान लो कि अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो अगर आप दर्पण में देख रहे होगे ना, समतल दर्पण में अगर आप देख रहे होगे तो आपको कितना पता चलेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा पता चलेगा। कितना पता चलेगा, 40। अगर 40 के स्पीड से आपको आभास कितने का होगा, ये आभास होगा आपको 40 किलोमीटर पर घंटा का। कौन सी स्पीड से पता चलेगा, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको पता चलेगा। अगर 40
आदमी आ रहा है, आप दर्पण में देख रहे हो तो आपको आभास कितने का होगा, आपको आभास होगा 80 की स्पीड से आभास होगा। ठीक है ना। तो ये रही कुछ विशेषताएं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। हम मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में। आइए अब जानते हैं हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। इसके बारे में जानना है हमको, कन्वेक्स मिरर और मिरर के बारे में। कनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और ये दोनों किसके भाग होते हैं, गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। ठीक है। अगर मान लो कनकेव मिरर की डेफिनेशन अगर जानना हो तो क्या होता है कि एक ऐसा मिरर जिसके उभरे हुए तल पे अगर पॉलिश कर दिया जाए, उभरे हुए तल मतलब उठा हुआ तल, ये तल देख रहे हो, दो तल है इसमें, एक धंसा हुआ तल है इधर से और एक उभरा हुआ तल है। ये बाहर वाला तल उभरा हुआ तल है और अंदर वाला तल कैसा है, धंसा हुआ तल है। तो इसको इंग्लिश में, इसको धंसा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बल्गिंग आउट सरफेस। क्या बोलते हैं, बल्गिंग आउट सरफेस। और ये बेंट इन सरफेस। तो अगर हम लोग बाहर वाले सरफेस यानी कि बल्गिंग आउट सरफेस पे पॉलिश कर दें तो वो कैसा मिरर बन जाता है, कनकेव मिरर बन जाता है। अगर हम वही जो बेंट इन सरफेस यानी धंसे हुए तल पे, यहाँ पे इधर देखो धंसे हुए तल पे पेंट किया गया है, तो इस वाले मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो धंसे हुए तल पे पॉलिश करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण। और ये कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, उन परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम जानते हैं कि इनसे जुड़े हुए कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है। मिरर से जुड़े हुए कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। यह है आपका कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। कैसा, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और इसकी जो मिडिल होता है, बीच यहां से मिला दें तो इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये वाला जो है इसका अपर्चर होता है। ये मान लो M1 और M2 क्या है, एक मिरर है। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला और ये ध्रुव। अच्छा, अब इस ध्रुव जो लाइन जाती है ना, लाइन जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो मेन लाइन जाती है, जो यानी कि मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड मेन एक्सिस। वह लाइन जो ध्रुव से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है। अब जानते हैं कि मुख्य अक्ष के बाद से क्या होता है, मुख्य अक्ष के बाद से दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो होता है, मुख्य अक्ष के बाद से होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब होता है, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर होता है एक स्फेरिकल मिरर होता है। ये किसी ना किसी गोले से काट कर निकाला गया होता है। जैसे मान लो गोला था ना, कोई स्पेयर था, स्पेरिकल पार्ट था, और इस पार्ट में से काट तो निकाला ये, तभी ना अब इसको डालें ऐसा
के जैसा तो ये दिखता है ना। अच्छा, इस वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये मान लो ये किसी गोले से काट कर निकाला गया, किसी गोले से अगर काट कर निकाला गया तो उसको वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र, इसको से डिनोट करते हैं, और से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कि मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस के बारे में जानना होता है, ठीक है ना। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, इसके बारे में कर लेते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। बारे में जान लेते हैं हम लोग। द लाइन पासिंग टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वह लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मेन एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्सिस के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एक बार फिर जान लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष चलने वाली समांतर चल रही प्रकाश के पश्चात के जिस एफ बिंदु से गुजर रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य फोकस। एक बार और डेफिनेशन जान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। The line parallel to the principal axis passes a point on the principal axis after reflection is called principal focus of the mirror. Okay, ठीक उसी प्रकार ये तो कन्वेक्स के लिए कुछ ऐसा जाएगी। हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। अब तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। आपको याद होना चाहिए, डेफिनेशन कई बार पूछ दिया जाता है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। तो क्या लिखोगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, मिरर में इमेज कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से रूल आपको आने चाहिए। तो रूल ऑफ इमेज बाय स्पिरिट डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या ये है आपका, ये कौन सा मिरर है भाई? ये है आपका कनकेव मिरर। कौन से वाले फॉर्म पे पॉलिश हुआ है भाई? उभरे हुए तल पे पॉलिश हुआ है, आउट सरफेस पे पॉलिश हुआ है। तो जब व्हेन द बॉलिंग आउट सरफेस इज पॉलिश देन इट विल फॉर्म ए कनकेव मिरर। तो क्या होता है, जैसे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मेन एक्सिस, क्या हो गया? मेन एक्सिस। और हो गया क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया इसका? प्रिंसिपल फोकस। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? इमेज को जब फॉर्म करना होता है तो एक किरण को हमेशा हम पैरेलल भेजते हैं। एक किरण को कैसे भेजेंगे?
पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। तो हमको पता है कि जब प्रकाश किरण पैरेलल होती है तो किससे होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। किससे, फोकस से होकर जाती है। जब प्रकाश किरण पैरेलल होगी तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। और एक किरण को क्या करते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र से भेजते हैं। किससे भेजते हैं, वक्रता केंद्र से। अच्छा, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है, यानी कि द लाइन, द रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट विल रिटर्न थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही क्या करेगी, वापस आ जाएगी। से वापस आ जाएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। इस बात को दिमाग में डाल लो, खोल कर डाल लो दिमाग में, कि अगर वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दो बता दिया मैंने, एक किरण को कैसे भेज, एक किरण तो पोल से, पोल से। अब पोल से भेजेंगे तो जिस एंगल पे जाएगी उस एंगल से क्या करेगी, वापस आ जाएगी। तो ये 3 लॉ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि प्रकाश के इमेज कैसे बनाना है, गोली दर्पण के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म करना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इमेज फॉर्म करें, गोली दर्पण इमेज को कैसे फॉर्म करें। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज बाय, तो अब हम लोग पढ़ेंगे के द्वारा, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा कैसे का प्रति, इसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं नंबर फर्स्ट। अनंत पर हो, यानी कि इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट पर हो, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस वाले हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो तो इमेज कैसे उसका फॉर्म करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं। हाँ, तो जब वस्तु अनंत पर हो उस कंडीशन में हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो ये है, और ये है प्रकाश, आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। तो जब अनंत पे होगी ना, तो अनंत से आएगी तो प्रकाश किरण अपने आप पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, तो अनंत से होने के बाद से वो किससे होकर गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। अनंत से किससे गुजरती है भाई, फोकस से होकर गुजरती है। तो जब फोकस बनेगा, क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका वास्तविक और बहुत छोटा बिंदु के आकार का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, एफ पर बनता है। कैसे पता चलेगा वास्तविक, जब मिरर के यानी कि दर्पण के लेफ्ट साइड में इमेज जो बनता है वो वास्तविक इमेज होता है, और दर्पण के राइट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है,
ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी गई हो, यानी कि मान कर्वेचर के पीछे रखा गया है। कहां पर रखा गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के। क्या पता है को हमेशा किससे भेजते हैं? जो पैरेलल होती है, तो पैरेलल होती है तो किससे जाएगी? किससे? ऐप से होकर जाएगी। होकर जाएगी ऐप से। और किससे भेजते हैं? सी से भेजेंगे तो कहां किससे वापस लौटेगी? तो सी से ही वापस। तो देखो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं कट कर रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को मिलाएंगे तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश यही इमेज बन गया है। जहां पे दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती हैं, वहां पे क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ए बी पे उसका प्रतिबिंब बन गया, अब ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना भाई? ऊपर बनेगा, ये देख रहे हो ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो कैसा बनता है? सीधा। और नीचे बनेगा तो उल्टा। तो बना है तो नीचे बनेगा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और कैसा बन रहा है भाई? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इससे तो छोटा ही है ना, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि सी और एफ के बीच में, किसके बीच में? सी और एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे अगले पॉइंट के बारे में। ठीक है, हमें जानते हैं जब वस्तु को रखा जाता है, कहां पे वस्तु को रखा जाता है? रखा जाएगा सी पर रखा जाएगा। कहां पर रखा जाएगा? सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही रखा जाएगा। जब वस्तु को, अगला जो पॉइंट है ना वो तीसरा वाला पॉइंट है, ये कहता है कि जब वस्तु को सी पे रखा जाएगा, सी पे रख दिया, सी पे रखा, प्रकाश किरण कैसे जाएगी? तो पैरेलल जाएगी। पैरेलल वाली किससे आती है? तो इसी से वापस लौट कर आती है। और एक किरण याब से भेजेंगे, किससे भेजेंगे? याब, देखो भूल ही गए, नहीं बताए थे। एक किरण को याब से भेजा जाता है और याब से जाती है, याब से ही वापस जाती है, तो इमेज यहीं पे बनेगा फिर से। ये हो गया। तो देखो जब प्रकाश वस्तु को सी पे रखा जाता है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? सी पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा की तरफ आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। अब देखो और आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है? तो अगला पॉइंट क्या होगा कि जब तो अब कहां है? यफ और सी के बीच में रखना है। कहां पर रखना है? यफ और सी के बीच में। सबसे पहले अनंत पर रखे थे, अनंत पे रखने के बाद से कहां रखे थे? फिर फाइनाइट पे रखने के बाद से कहां पर रखे थे? सी के पीछे रखे थे। और सी के पीछे रखने के बाद कहां रखे हैं? सी पर रखे हैं। अब कहां रखेंगे? सी और एफ के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे भाई? सी और एफ के बीच में रखेंगे। ये हो गया सी और ये हो गया एफ, और इनके बीच में रखेंगे ए बी ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं, तो हमने क्या बताया? प्रकाश किरण को पैरेलल भेजेंगे, भेजेंगे पैरेलल। तो पैरेलल जो भेजेंगे वो किससे है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मानना पड़ेगा। और एक अब यहां पे हम भेजेंगे किस? पोल से भेजेंगे। किससे भेजेंगे? पोल से। तो पोल बन रहा है। जब वस्तु को सी के पीछे रखा था, जब वस्तु को सी से पीछे रखा था तो इमेज सी और एफ के बीच में बना था। और जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज सी के पीछे बना। उल्टा हो रहा है ना। अब देखो उस समय इमेज छोटा होता था, बड़ा इमेज छोटा होता था, अब इमेज क्या हो रहा है? बड़ा। रियल कैसा बन रहा है? रियल कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बन रहा है। और कैसा बन रहा है?
उससे बड़ा, लार्जर देन के पीछे बन रहा है। अब देखते हैं अगला रखा जाए, जब वस्तु को एफ पर रखा जाए, रखा जाए एफ पे रखा जाए, ये है आपका एक कनकेव मिरर। ये क्या है? कनकेव। और यहाँ पे ये पोल है इसका, ये एफ है, सी यहाँ पे रखा ए बी। पैरेलल भेजेंगे ही भाई, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। पैरेलल भेजेंगे तो किससे होकर जाएगा? तो एफ से, लो एफ से होकर जाएगा। और एक को किससे भेजेंगे? ऐसे भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल होगा। यहाँ पे बन रहा है इमेज, अनंत पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट पे बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट पे बन रहा है। और जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है तो कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। हाँ, बहुत बड़ा। और इस बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पे बनेगा, ठीक है, और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो देखो जब हम अनंत पे हम वस्तु को रखे थे तो छोटा बना था, और जब यह पर रखेंगे तो बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज को फॉर्म किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। किसके द्वारा? कन्वेक्स मिरर के द्वारा पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाए। तो पहला केस है जब वस्तु अनंत पर हो। जब अनंत पर होगी तो उसका इमेज कहाँ बनता है? वर्चुअल बनता है, इरेक्टेड बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल, यानी कि आभासी, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा बनता है, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। ठीक है, ये होता है आपका पहला वाला जब वो अनंत पर होता है। तब जब वह किसी लिमिटेड दूरी पर होता है, ऑब्जेक्ट किसी लिमिटेड दूरी पर होता है, तब उसका इमेज एफ और सी के बीच में, एफ और पी के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? एफ और पी के बीच में इमेज बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है भाई? एफ और पी के बीच में इमेज बनता है। जब वो किसी लिमिटेड दूरी पर होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? एफ और पी के बीच में आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा इमेज बनता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अब हम लोग जानेंगे दर्पण के सूत्र के बारे में। दर्पण के सूत्र के बारे में, मिरर फार्मूला। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए बी है जो सी से कुछ दूर रखा गया है, यानी कि वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा गया है, तो उसका इमेज कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा और ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? h1। और इमेज की हाइट को क्या बोलते हैं? h2 बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पोल है और ये इस वाले पॉइंट पे ये आपतन बिंदु है। ठीक है, अच्छा, तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब इसमें f क्या है? स्मॉल एफ। तो फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी जो होती है एफ पी, इसी को स्मॉल एफ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकस दूरी, स्मॉल एफ। ये है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। और v क्या है? इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। बी डैश पी को प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, ये होता है बी डैश पी। और u क्या है? तो u है ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी। बी से पी तक होता है, वो क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, अब इस पे कोई भी न्यूमेरिकल बनेगा तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन से। अगर इस पे कोई भी न्यूमेरिकल बनता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u से, तो इस पे कोई भी न्यूमेरिकल बनेगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग
मैग्निफिकेशन, क्या जानते हैं? मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, आवर्धन के बारे में जानते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर होता है h2 बाई h1। एम बराबर क्या होता है? h2 बाई h1। अब कनकेव मिरर के लिए ये m का मान तीन तरीके से हो सकता है। या तो एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, या एक से कम हो सकता है, या फिर एक भी हो सकता है। ठीक है, तीनों हो सकता है। एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है। अब कौन से केस में देख लेते हैं। यदि H2 जो है ना, H2 यानी कि ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो क्या होती है? वो बड़ी होती है H1 से। प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई से क्या होती है? बड़ी होती है। तो वहां पे m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, यदि H2 इज ग्रेटर देन H1, इस केस में m की वैल्यू एक से क्या होगी? ज्यादा होगी। एक से क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। m की वैल्यू क्या होगी? एक से ज्यादा होगी। दूसरे वाले केस में क्या होगा कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर है, यानी कि प्रतिबिंब H2 और H1 बराबर है, तो m बराबर कितना होगा? 1 होगा। m बराबर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। अगर प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है वस्तु की लंबाई से, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या है? छोटी है, यानी H2 इज लेस देन H1, H2 H1 से छोटा है, तो m का मान क्या होगा? वो 1 से कम होगा। तो हमने क्या जाना कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए m का मान 1 भी हो सकता है, एक से बड़ा, एक से बड़ा, या फिर एक से छोटा भी हो सकता है। लेकिन वही जब बात करते हैं अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में हमने देखा था कि H2 यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा छोटी होती थी। हमेशा क्या होती थी? दो ही केस था और दोनों केस में छोटी होती थी। तो इसका मतलब यह होता है कि m का मान अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सॉरी, उत्तल दर्पण में m का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। हमेशा 1 से क्या होता है? छोटा होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम लोग। अब जानते हैं दोस्तों हम लोग वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन R एंड F। तो किसी भी दर्पण के लिए F इक्वल R/2 होता है। किसी भी दर्पण के लिए, यानी कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए नहीं, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। तो समतल दर्पण के लिए यही बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? गोलीय दर्पण की बात हो रही है। गोलीय दर्पण में F इक्वल क्या होता है? R/2। रिलेशन बिटवीन R एंड F में क्या होता है? F इक्वल क्या होता है? R/2। एग्जाम्पल के तौर पे यदि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताइए। तो भाई फोकस दूरी बता लेंगे, तो फोकस दूरी F इक्वल कितना हो जाएगा? ये R/2, R का मान कितना है यहाँ पे? 40, तो 40/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान में रखना है। अब वो चीज कौन सी ध्यान में रखनी है, ये बात अपने कान में डाल लो। ठीक है, कि जो दूरी नापने की परिपाटी होती है ना, इसको भी बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी दूरियां होती हैं
लेफ्ट साइड की दूरियां जो होती है वह निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। लेफ्ट साइड में, दर्पण के लेफ्ट साइड में, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, और उसके लेफ्ट साइड की जो दूरी होती है, इधर वाला जो होती है निगेटिव होती है, और इधर वाली जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इसमें फोकस दूरी जो होता है या वक्रता त्रिज्या हमेशा लेफ्ट साइड में होता है अवतल दर्पण के लिए। तो इसमें वक्रता त्रिज्या 40 दिया है, इसका मतलब ये -40 है। तो फोकस दूरी जो आएगा ना वो कितना आएगा, -40 -20 सेंटीमीटर आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग जानते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। Find the nature position of image formed by the concave mirror placed 20 centimeter from the mirror having focal length 15 centimeter। यानी कि एक कनकेव मिरर है और उस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कोई ऑब्जेक्ट है वो उससे 20 सेंटीमीटर दूर रखा जा रहा है, तो उसका इमेज का पोजीशन बताना है और उसका नेचर बताना है। इमेज का पोजीशन और उसका क्या बताना है, नेचर बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन क्या है हमारे पास, एफ इक्वल दे दिया है -15 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है तो माइनस में लेंगे, और यू की वैल्यू कितनी दे दी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो हमको भी बताना है, तो भी फाइंड करने के लिए हमको कनकेव वो मिरर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। हमको भी फाइंड करना है, तो एफ को उधर इसको इधर लेकर आएंगे तो 1/v इक्वल मिलेगा 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है भाई -15, तो 1/15, और माइनस यू की वैल्यू कितनी है -20, तो 1/-20, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा -1/15 प्लस 1/50। 1/v इक्वल कितना मिला -1/15 प्लस 1/15। अच्छा, अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/v इक्वल क्या मिलेगा आपको, एलसीएम लेंगे 15 और 20 का तो एलसीएम आएगा 60। एलसीएम कितना आएगा 16, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 जा 45, 60, यानी 15 चौका 60, 20 तिया 60। जहां पे दोनों का टेबल मिल जाता है वही उसका एलसीएम होता है। ये ध्यान रखना, शॉर्टकट है ये, कि जब दोनों का टेबल जहां पे मिल जाए ना, दोनों का टेबल जहां पे मिल जाए वह उसका एलसीएम होता है। कमजोर बच्चे ध्यान से सुनना, जब 15 का टेबल 15 दूना 30, 5 या 45, 5 को 60, और 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। टेबल कहां पे मिल गया 60 पे, वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 15 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ा, 4 बार, तो इसमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 गुणा 4, अब प्लस यहाँ पे 20 का टेबल कितनी बार पढ़ा, 3 बार पढ़ना पड़ा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही गुणा 3, तो -4 और धन 3 बराबर था 60। 1/v इक्वल, यानी कि 1/v इक्वल -1/60। 1/v इक्वल कितना आ गया -1/60, यानी v का मान कितना हो गया भाई -60 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये दिखलाता है कि कौन से साइड में है, वो लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में एक ऐसा इमेज बन रहा है, रियल बना है। कैसा बना भाई, रियल इमेज बना है। रियल इमेज बना है, रियल वास्तविक इमेज बना है। कैसा बना है, वास्तविक इमेज बना है, वास्तविक इमेज, ठीक है। और कहां पे बना है, देखो कहां पे बना है, ये जैसे मान लो ये था आपका कनकेव मिरर, ठीक है, ये एफ था और ये सी था। ये एफ कितना दिया हुआ था 15, ऑब्जेक्ट रखे थे कितने पे 20 पे, यहां पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा 60, 60 यानी यहां तक 40, 30 होगा, 30 और पीछे, यानी कि यहां पे इमेज बनेगा कितना सेंटीमीटर पे 60 सेंटीमीटर पे। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे होकर जाएगा, ठीक है।
और ऐसे जाएगा और फिर ऐसे होकर जाएगा, कट करेगा तो इमेज बनेगा किसी से कितना दूरी पर, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितना दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कहां बनेगा? उसका पोजीशन क्या? सी के पीछे है। आइए हम जानते हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में। एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो मिरर से रिलेटेड है। ठीक है, when an object is placed at distance of 60 सेंटीमीटर फ्रॉम a convex mirror, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पूछा गया है और सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा गया। बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन मैंने बोल रखा है, ये 4 नंबर से कम में नहीं आने वाला है। ठीक है, when an object is placed at distance of 60 सेंटीमीटर from a convex mirror, the magnification produced is 1/2। जब कोई ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है तो उसका जो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन जो मिलता है वो 1/2 मिलता है। अब क्या करा? वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लस फॉर द मैग्निफिकेशन 1/3। ऑब्जेक्ट को अब कहां पे रख दिया जाए कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाए? 1/3 हो जाए। पहले 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते थे तो 1/2 होता था और अब कितना दूरी पे रखा जाए कि 1/3 होता है। तो देखो सिंपल से मैं बता दूं, अगर 1/2 कहा है तो 60 आया है तो 1/3 कहेगा तो कितना आ जाएगा? 120। इसको सॉल्व करके दिखलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिया क्या पहले वाले केस में? पहले वाले केस में क्या दिया था? u इक्वल 60 सेंटीमीटर, u कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर, यम दिया 1/2। देखो मिरर फार्मूला क्या होता है? यम इक्वल माइनस बी बाई यू। यम इक्वल h2/h1 इक्वल माइनस बी बाई यू भी होता है, माइनस बी बाई यू। इसी फार्मूले से करेंगे। यम इक्वल माइनस बी बाई यू जब लेंगे तो यम की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 1/2 इक्वल माइनस बी और यू का मान कितना है? -60 सेंटीमीटर, -60 रखेंगे। सॉल्व करने के बाद से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। चलिए अब इस केस में बी की वैल्यू पता चल गया। अब हमको मिरर फार्मूला पता है 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u, ये होता है मिरर फार्मूला। तो 1/f, f की वैल्यू निकालेंगे, 1/f इक्वल 1/30 प्लस 1/-60, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है? -60 सेंटीमीटर। तो जैसे हम इसको रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 - 1/60, क्योंकि 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60। अरे 61 जा 60 या 32 या 60, दोनों का टेबल जहां पे मिल जाए वही होता है उसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आता है? 60। तो 2 - 1, यहाँ पे माइनस था तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 2 - 1। एफ 1/f इक्वल 1/60, तो एफ इक्वल कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। एफ कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब एफ मिल गया ना, तो उस केस में हम अब अगला केस में क्या कह रहा था कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट प्लस, कहां पे रखा जाए कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए? सेकेंड वाला केस, ये है सेकेंड वाला केस। तो यम इक्वल 1/3 दिया है माइनस बी बाई, अब यहाँ पे मान लें बी की वैल्यू बी डैश और यू डैश हो गया, तो यम डैश इक्वल माइनस बी डैश बाई माइनस यू डैश, क्योंकि अब 1/3 होना है। कितना होना है? 1/3। तो अब इससे सॉल्व करेंगे ना तो बी डैश की वैल्यू यू के टर्म में आएगी u डैश बाई 3। बी की वैल्यू यू के टर्म में कितनी आ जाएगी? u डैश बाई 3। अच्छा चलो इतना हो गया। अब 1/f इक्वल क्या होता है? 1/b प्लस 1/u, फिर से होता है ना, तो यहाँ पे बी डैश यू डैश लेंगे। एफ की वैल्यू 60 आई है तो 1/60 रखेंगे, एफ का मान तो बदलता नहीं है कभी, तो -3/u प्लस 1/u। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यू डैश का मतलब एलसीएम तो सेम होगा ना, तो -3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? -2। तो यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -120 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको एक बार फिर से समझा दूंगा। धन्यवाद। और देखो भाई, आप रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन बिल्कुल समाप्त हो गया। न्यूमेरिकल जितना आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आप चैप्टर वाइज आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा न्यूमेरिकल बताना है, मैं आपको उसको पूरा बताऊंगा। या फिर आपको ये आपका एस चंद का कोई न्यूमेरिकल है वहां से पूछ लीजिए, या फिर प्रदीप का बुक है, प्रदीप का जो बुक होता है बेस्ट बुक होता है प्रिपरेशन के लिए या फिर स्टडी के लिए भी, उससे भी पूछ लीजिए।
या फिर आपके पास जो भी बुक है, जो भी साइड बुक, उससे क्वेश्चन पूछिए और मैं उसका सारा क्वेश्चन का सॉल्व आपको जरूर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, किसी चैप्टर नंबर बोल दीजिएगा, मेरे पास सारी किताबें हैं, उन सभी किताब कहीं ना कहीं से किताबों से मैं क्वेश्चन ढूंढ कर सारा सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा, A to Z पूरा बताऊंगा। ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।